खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब। कुछ खबरों का जिक्र कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरबों रुपए और खरबों रुपए खर्च होने के बावजूद भी क्यों कोरोना वायरस पर कोई कौमी पॉलिसी नहीं बन सकी। बहरहाल सवाल तो अपनी जगह पर जायज़ है, मगर यहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था और क्या हो सकता था, इस पर बात करेंगे। नैब आटा, चीनी और IPP स्कैंडल में मुलव्वस लोगों को पकड़ सकेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। पहले भी हमने देखा नहीं पकड़े गए, मगर एक बड़ी दिलचस्प बात शायद खाकान अब्बासी साहब ने कही है, और मैं पहली दफ़ा उनसे किसी बात पर इत्तफाक करने में खुशी महसूस कर रहा हूँ। वो कहते हैं शायद कि शहबाज शरीफ का ऑन कैमरा जो है तफ्तीश की जाए। बिल्कुल की जाए, बल्कि मैं तो भट्टी साहब ये भी अर्ज़ करूंगा कि न सिर्फ ये, बल्कि वो जो वॉल्यूम थे 10 वो भी निकाले जाएं, और जो नैब के सामने इनकी पेशियां हो चुकी हैं वो ज़रा बाहर निकालें। वैसे तो हम बड़े जजों की वीडियोस दिखाते रहते हैं, तो ये क्यों नहीं दिखाते कि उन्होंने क्या जवाब दिया सवालों का। और RSS की जो एक दहशतगर्दी है कि इसको इस्लाम के साथ जोड़ने की एक नापाक साजिश इंडिया में हो रही है, तबलीगी और दीगर लोग जो हैं कि उनके सर थोपा जा रहा है भट्टी साहब ये जो कोरोना है, विच इज़ वेरी अनरीजनेबल एंड अनसाइंटिफिक। पर मैं पहले तो इस बात पे आता हूँ भट्टी साहब, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कख नहीं, 5,600 रुपया बिजली में निकल गया, 300 अरब रुपया शुगर का खा लिया, तो फिर हमारे सेहत के पैसे कहाँ बचने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, कोरोना वायरस आया, इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान इससे इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा। अगर आपने क्रॉस दी बोर्ड आज से ही एहतसाब शुरू कर दिया, IPP का फ्रॉड सुन के ना कानों से धुआं निकल रहा है यार, ये हमारे खून का पंखा और इसके डॉलर कितने बनते हैं मलिक साहब, जरा हिसाब कीजिएगा। 5,000 अरब के मतलब है कि यार अब नहीं बना, 72 साल ज़ाया हो गए। अल्लाह का नाम लें, आज शुरू कर दें प्राइम मिनिस्टर साहब, और बुलाएं जिसने पैसे किए हैं, ऑन कैमरा करें, उल्टा लटकाएं, पैसा रिकवर करें और आवाम की फलाह बहबूद पे लगाएं। अगर कोरोना ने तबाह किया तो आपका 70% ज़राअत का मुल्क है, आप ज़राअत ऊँची करें, आपके घर के गंदम, चावल, सब्ज़ी हर चीज़ है। आप अपनी इंडस्ट्री बेहतर करें, छोटे छोटे कारखाने लगाएं। लेकिन बदकिस्मती ये है, 2 गंदम और चीनी की रिपोर्ट सामने आई और बहुत सी नहीं आई, ICC की आई। अब तक अफसोस है कि एक पैनी रिकवर नहीं हुआ। ये लोग वैसे ही हीरो बन रहे हैं, और तो और वो कुछ कह रहे हैं कि हम चंद सौ दे देंगे आपको। नहीं, चंद सौ देखें, हमें भीख नहीं चाहिए। हमें हमारे 20-22 करोड़ अवाम का जो हक तलफी करते रहे हैं, 94 से गालबन ये आया था ना IPP, अर्ली 90s से आया, उस वक़्त से यार हमें हमारा 30 साल का खून चाहिए अवाम का। हम ये नहीं कहते कि वो इंडस्ट्री तबाह, एक्सपोर्ट बंद। जब बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, ऑटोमेटिकली हर चीज महंगी हो जाएगी। आप ये कहना चाहते हैं कि ये तमाम वो पैसे थे जो हमने आज कोरोना में या किसी ऐसी वबा में या किसी ऐसी तकलीफ में रियासत के पास होते, तो अगर रियासत में ये लुटेरे माजी में लूट ना रहे होते तो आज आपके अस्पताल भी बेहतर होते, आपकी दरसगाहें भी बेहतर होती, आपको रोजगार भी मिलता। आज आपके ये 80% लोग डेली वेजेस पे ना होते, इज्जत के साथ खाना खाते, किसी से हाथ ना करते। लेकिन हमने हर मौके पर कंप्रोमाइज़ किया। ये मौका वज़ीर आज़म को फिर मिल रहा है। कोरोना वायरस से मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कुदरती टाइम मिल गया, वरना कुछ इनके मुखालफिन ने बड़ी जाल बुनी थी, वो जाल अब कट गए हैं। आप प्राइम मिनिस्टर के पास है कि इनकी निशानदेही ना करें, इंक्वायरियों का हुक्म ना करें, पैसा रिकवर करें, जैसे मर्जी करें। ये वो बेहतर जानते हैं, उनके पास बड़े बड़े कानूनदान हैं, कानून साजी करनी पड़े तो करें। कानून साजी कौन करने देगा? मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ये अब ज़ाहिर है अगला टॉपिक है हमारा, इस पे IPP पे हम आएंगे, दोबारा तफसील से भी बात करेंगे। लेकिन मलिक साहब, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसी ने छोड़ा ही नहीं यहाँ पे। आपके अस्पताल वही हैं जो 4 गोरे बना के गए थे, या एक हमारे गंगाराम बना गए थे, और कोई इन्वेस्टमेंट आपने की नहीं है। इन्होंने भी 2 सालों में भी कुछ कर लेते, वो भी नहीं किया, और कितना हो सकता था 2 सालों में, ये भी सवाल है। काजी साहब, आपके सवाल पे भट्टी साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, मगर असल जो चीज़ समझने वाली है, कुछ लोगों का ख्याल है, ये एक एंगल है कि 14% पाकिस्तान में कोरोना बढ़ सकता है। ये एक इंटरनेशनल स्टडी है, कोई अथेंटिक कोई चीज़ नहीं इस हवाले से। तो मेरा आपसे सवाल है कि इस कोरोना के लिए आपने क्या किया है, मुझे बता दें। आप दोनों से मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान में कोई नेशनल पॉलिसी कोरोना की है। 22 मार्च को मेरा वज़ीर आज़म मुझे बता रहा है बेनिफिट्स कि लॉकडाउन नहीं हमने करना। उसी दिन अगले दिन
इस मुल्क में पता चलता है कि पंजाब कहती है हमने फ़ौज को तलब कर लिया, सिंध कहता है मैंने लॉकडाउन कर लिया, चलो मान लिया, हमने मान लिया। अगले महीने में वो फिर फरमाते हैं कि जी आप चीज़ें हम ईजी करने लगे हैं। तो जब आपने ईजी की तो पंजाब ने पता लगा कि कंस्ट्रक्शन कहाँ हुई है। मुझे आप बता दें कि कंस्ट्रक्शन ये हो रही है कि प्लम्बर को आप गाले हैं तो प्लम्बर का सामान आपको नहीं मिल रहा, दर्जी के पास आप चले जाएँ आपको कपड़े नहीं मिल रहे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना में जो सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए टॉर्चर है, वो आम आदमी को समझ ही नहीं आ रहा कि कमाने की क्या पॉलिसी है, घर में रहने की क्या पॉलिसी है, करना क्या है। आपने ना कोई नेशनल कंसेंसस। तो मलिक साहब किसी पूरी दुनिया में किसी को नहीं सुन ले, आगे मेरा दूसरा, तो इमरान खान को तो हम इस पे नहीं अलर्ज कर सकते। नहीं, अब हुकूमत की बात करनी है ना। मैं अब दूसरा आपसे जो एक एंगल मैं सोच रहा था, देखें ना आप हुकूमत को कैसे भट्टी साहब आप नहीं, मैं एक एंगल अपना खत्म कर लूँ। मुझे बताएं यहाँ पे आप लोग, आप नंबर 1 होते हैं शहबाज शरीफ पे, हर वक्त तनकीद करते हैं। चलो मान लिया पंजाब में लूटमार हुई, फ्रॉड हो गया, सेहत का निज़ाम नहीं, आप ना माने तो कौन सा। चलो मैं मान लेता हूँ आपकी बात। KPK में भी तो अल्लाह का शुक्र है 7 महीने से इमरान खान साहब की हुकूमत है। सबसे ज़्यादा आप बताएं भट्टी साहब मौत कहाँ हो रही है? KPK में। पाकिस्तान पंजाब से KPK, मेरी बात पूरी हो लेंदे, पंजाब से KPK हाफ है पॉपुलेशन, मगर मौतों में हमसे आ गया, इसका कौन जिम्मेदार है? भट्टी साहब बात ये है कि सवाल ये है कि अगर आप ये अब कोरोना वायरस हुकूमत को ठीक करना चाहिए, साथ ही प्लांट हो जाती हैं स्टोरियां अखबार में कि जी शहबाज शरीफ साहब की गल हो गई है। ये गल कितने हो जाती है, कौन कर दिया गल? अच्छा, मैं इस बारे में थोड़ा सा क्या वारदात है? मैं इन टच हूँ। नंबर 1 तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, शहबाज शरीफ को हुकूमत देने का कभी भी फैसला नहीं हुआ। अंगेज जरूर किया, कुछ कालमों में हो गया यार, मुझे कालमों का नहीं पता, मैं तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है एज ए रिपोर्टर, अंगेज जरूर करते हैं, ये हर एक का काम होता है। मेरा पूरा सवाल सुन दरवाजे बंद नहीं होते, गलत खबर है, नहीं डील हुई। अच्छा, बात जरूर चली, गुफ्तगू जरूर हुई, मुलाकातें जरूर हुई, उसके बदले रिलीफ मिला, नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए। तो कुछ और लिखा कर रहा हूं, देखिए एक दौर था पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नवाज शरीफ था। सुबह प्लेटलेट नीचे, रात को ऊपर, दोपहर को नीचे, रात को ऊपर, इधर बाएं, पूरी कौम नफ्सियाती मरीज हो गई। अब पिछले 1.5-2 महीने से पता ही नहीं किसी को, एक मुजरम 4 हफ्ते के लिए गया, वापस ही नहीं आया। किसी से सुना आपने? नहीं। नवाज शरीफ का नाम दुनिया का वाहिद दिल है। देखें इमरान, एक मिनट सवाल करने मलिक भट्टी साहब, कोरोना है, हुकूमत की बड़ी नाअहली है, सारी उम्र हम हुकूमत की नाअहलियां देखते रहे, अभी देख रहे हैं। ये कोरोना की वजह से वापस आए थे या पंजाब की गवर्नमेंट बनाने आए हुए हैं? कोई शर्म होती है यार, इतने बुरे वक्त में आप गुजर रहे हैं और पीएम कुछ नहीं कर रहा, हम जो है हार्ट ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं। पंजाब की गवर्नमेंट की गुफ्तगू चल रही थी, पंजाब की गवर्नमेंट की गुफ्तगू चल रही थी। मैं ये नहीं कह रहा फैसला हो गया, एक तो हर आदमी अपनी मर्जी का निकाल लेता है। मजाक करात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, कुछ चीज लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग गिव एंड टेक। लेकिन जब ये आए, आकर इन्होंने अपने ही 3 कमिटमेंट्स की वायलेशन की। 3 कमिटमेंट, वो तो याद रखे कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे 1 महीने में हुकूमत चलेगी, गई तो नहीं। हुकूमत तो आज भी इमरान खान साहब की है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे मसला कोरोना हुआ ना, फिर हुकूमत तो ना हुई। नहीं भट्टी साहब, ये नहीं वायलेशन हुई क्या है, ये तो बताएं, ये तो बताएं ना वायलेशन क्या हुई और मुआहदा किसके साथ हुआ? मुआहदा जिनके साथ हुआ उन्हीं के साथ होता था। 100% हुआ, 1000% मुआहदा हुआ, उसके तहत इन्हें बहुत सारी सहूलतें मिली और वायलेशन करने के बाद अब दोबारा नैप ने बुलाया। आप मुझे बताएं, नहीं वो वायलेशन क्या है? ये एक आदमी इस वक्त 4 ना नजर आने वाली मुलाकातें कर चुके हैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, अहम शख्सियात के साथ। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने ये नहीं कहा कि फैसला कुछ हो रहा है। उसके बाद परवेज लाई साहब से भी 2-3 मुलाकातें बैकडोर हुई, लेकिन इस दौरान 2-3 वायलेशन की गई जो एग्रीमेंट किया गया था। ये मैं बातें वो बता रहा हूं जो एक बीइंग रिपोर्टर। अब ये कैसे बहादुर है, कैसे कोरोना से लड़ने आए हैं, आपके घर से 7 किलोमीटर दूर नैब ने बुलाया, आपने कहा मैं बीमार हाँ। यार व्हाट इज दिस भाई? मगर भट्टी साहब छोटा सा सवाल, मेरे वज़ीर आला ये जिनसे बात हो रही है वो लोग हैं जो वोट को इज्जत देते हैं। यार इन्होंने खुद कभी वोट को इज्जत दी क्या? 85 का इलेक्शन आपको तो याद होगा। वोट को इज्जत ये है कि जिनको वोट लो उनको तनहा छोड़ के डील करके लंदन आला महलों में जाके अरबों खरबों रुपए के महलात में रहो।
इसको वोट को इज्जत करते नहीं, हैं भट्टी कि साहब- आपके साथी जेलों में हो, आपके साथी भूख से मर रहे हो, नाइंसाफी से मर रहे हो और आप डील करके बाहर चले जाओ। मगर भट्टी साहब, एक ये भी तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आवाम को इज्जत दो नहीं, यार, नहीं। इज्जत भी अल्लाह से इज्जत के साथ भट्टी साहब मांगो। थोड़ी नैब को अवाम भी को इज्जत पैसे है, थोड़ी खोलो। नैब को भी इज्जत है। ये एकदम स्कंजे में आ जाते हैं, एकदम नैब भूल जाती है, ये क्या बात है? बस यही अब एकदम अफसोस स्कंजा आ है, गया। यही एक बदकिस्मती है। काश नैब जरूर शहबाज साहब को बुलाते, ये उनका राइट फिर था। नोटिस है नहीं, दोबारा सुन फिर लेना, क्या जुल्फी बुखारी का क्यों केस खत्म हुआ, क्या उसके बाद मालम जप्पा वाला को क्यों नहीं बुलाते? खान साहब पे हेलीकॉप्टर का केस है। पेशावर में है, उसपे उससे लागत से 4 गुना पैसा लग चुका है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये होता है जब आप सिलेक्टेड इंसाफ की तरफ इसका मतलब है यहां भी पकड़ने में हम सीरियस नहीं थे। हाँ, मतलब है, इसका मतलब है आप समन भेजते हैं, या मैं नैब को नहीं कह रहा, सिर्फ डराने के लिए कि भाई मैं ये अपनी जो तू कोशिश कर रहा है ना, कोशिश रोक मैं दे। अपनी करेक्शन के लिए पूछना चाह रहा हूँ, हेलीकॉप्टर के नाजायज इस्तेमाल का तो वजीर आजम पे भी केस है नैब में। देखिए, वजीर आजम पर वो केस इतना नहीं है, वो तो आपको नहीं पता, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बिला वजह नहीं होता। चंद दिन पहले हमारे वजीर आला मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब गए, पहली एक कामयाबी कोरोना में दुनिया में हासिल हुई है, अच्छा, पूरी दुनिया में। माशाल्लाह। सुबह 7:30 बजे लॉकडाउन का जायजा लेने उस्मान बुज़दार साहब गए, सुना गलेल से ऊपर से उन्होंने कई वायरस मारे, टस करते, अच्छा। कोरोना वायरस टस करते, वो गया, भाग गया कोरोना फिर। भाग गया। पंजाब बहुत कामयाबी बड़ी साहब- पूरे पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन, यूरोप, महकमा पाकिस्तान में हुई ज़कात किधर है। ये है? उस्मान बुज़दार साहब की जबरदस्त। नर्म काई साहब नजर एक है। कमेंट मेरा ले लें। महकमा ज़कात के पैसे किधर हैं सुप्रीम कोर्ट काई साहब मेरा एक कमेंट ले लें, बस उससे बाद आप बात कीजिएगा। आपने जो बात की थी ना शुरू में, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सुओ मोटो लिया, उन्होंने कहा कि ये अरबों रुपए खरबों रुपए कोरोना पे कहाँ पे लग रहे हैं, इसका भी जरा जवाब अच्छा दें। काई साहब, मुझे एक बात बता दें, पाकिस्तान की अदालत में मैं हमेशा ये कहता हूँ, अल्लाह की अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है ना, उससे ऊपर तो कोई नहीं है ना। वज़ीर आज़म काबिल एहतराम है, हर बंदा काबिल एहतराम है, उनकी करैक्टर असैसिनेशन करने वालों को मैं जानता हूँ, तो FIA क्यों नहीं जानती? बताइए FIA आपको नहीं पता भट्टी साहब कि ये सोशल मीडिया सेल किस किस जमात का है, एक बंदे के कितने अकाउंट है, किस नाम से है, क्या उसका कोई असर हुआ? भट्टी साहब तो जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट जैसे ऑनरेबल मोहतरम जज साहबान साहब के बारे में किरदार कशी की हो और वो पकड़े ना जाएं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5000 मरीज हैं, अरबों रुपए आप खा गए, लगाए कितने साहब दें। उन्होंने चारों सूबों तशरीफ है, फेडरल आपको बताया नहीं, आप फजाई ज्यादा लेते हैं नीचे कोरोना वायरस देखने के नहीं, भट्टी साहब लिए। वैसे- आपके प्राइम मिनिस्टर नहायत काबिल एहतराम, जो इमरान खान साहब का 22 साल जद्दोजहद अपनी जगह, 15 दफा टीवी पे आए, काम की बात नहीं की। भट्टी साहब मेरा आपसे सवाल है कि आप बताएं, हमें याद है जब हमने देखा है सैलाब आया करता था तो हमारे वज़रा या बड़े लोग ना वो सैलाब को देखते हैं नीचे पानी, ये आप हेलीकॉप्टर से क्या देखते हैं, नीचे क्या आपको नजर आता है? नीचे तो सड़कें हैं सिर्फ। देखें, उन दिनों में पंजाब की मीटिंग काजी साहब आपके कोई और ले रहा था, वज़ीर आला पंजाब नहीं ले रहे थे। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी है, अगर ब्यूरोक्रेसी इस पर इख्तलाफ करे, इन्हें मीडिया में कवरेज नहीं मिल रही थी। इस्लामाबाद से एक फ़ोन आया, हाथ पे हाथ लग के बैठे हो, कितना मुझे ख़राब करोगे। फिर इनके साथ 3-4 लोग हैं साहिब इल्म, उन्होंने कहा सर आपकी कवरेज का हम बंदोबस्त करते हैं। फिर आपके पैसों का लाखों रुपए का जहाज का विजिट कराया गया और एक तस्वीर लेके मीडिया पे नशर की गई। ये कोरोना का भट्टी मुकाबला साहब इसका संजीदगी से मतलब ये है, देखें लेट्स बी ऑनेस्ट एंड सीरियस अबाउट इट। मैं कोई मेरी प्रिटेंशन नहीं है कि ये बहुत ना इसमें स्ट्रक्चर्स इन प्लेस हैं, ना पब्लिक हेल्थ गवर्नमेंट की पॉलिसी का हिस्सा रही है। पिछले चले मार्शल लॉ को तो छोड़ देते हैं, हम जमहूरियत वालों से पूछ लेते हैं या मार्शल लॉ से भी पूछ लें। पिछले 5 और 5 10 और अब 11-12 बजट बन गए हैं। 11-12 बजटों में इस मुल्क की कोई बात हुई है कि आज हम कोरोना से लड़ने के काबिल होते? कोई फंड रखे हैं? मैं आपको बता दूं 154 नंबर है हेल्थ में हमारा। नहीं, दुनिया में मैं तो यही कह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं। हमारा और आपका काम निशानदेही करना ये हुक्मरानों का काम है। मैंने माना कि माजी में दोनों हुकूमतें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लूटमार की इंतहा की, मैं उनकी वकालत तो नहीं कर रहा। इस हुकूमत ने कुछ तो काम बेहतर कर देता कि मैं लाहौर में सूबाई दारुल हुकूमत अच्छा स्कूल बना है जिसमें मेरा बच्चा जाए। भट्टी साहब अब मैं आज खुल के बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब से बड़ी गलती हुई है, मेरा ख्याल है कि एक तालिब इल्म के तौर पे, मैं स्टूडेंट हूँ, गलती क्या हुई है, जहां आपको MNAs और MPAs का बंदोबस्त जहांगीर तरीन साहब करके देंगे, यू कैन नॉट डिलीवर, यू कैन नेवर डिलीवर।
कि आपके पास 5-7 बंदे हैं और वो आके टीवी पे कहें 60 बंदे तो मैं आज ज्वाइन कर दें। टाइगर फोर्स से डिलीवर कर लेंगे आप? मैं टाइगर फोर्स छोड़ें यार, वो भट्टी साहब आप बताएं। एक वो इररिलेवेंट बात नहीं, है। बड़ी बात ये है कि असेंबली जहां पे हमारी किस्मतों और तकदीरों का फैसला होता है, वहां पे एक सरमायादार हैं तरीन साहब, वो 60 बंदे ज्वाइन कर सकते हैं, कर दिखा दो। अच्छा बात सुने, करके भी सब रज़ाक दाऊद साहब की क्या क्वालिफिकेशन है? अरबों रुपए आईपीपी में 30 अरब उन्हें कानून में गिरफ्त में आ जाएंगे? डू यू थिंक? मुझे नहीं लगता, मुझे मियां मंशा आ जाएंगे? नहीं लगता। ये नदीम बाबर आ जाएंगे? अब मैं आपको नाम लेता हूँ, ये मैं अंदर की बात बता दूं। होता देखे इनके अंदर की बात बता दूं, सिलेक्टेड इंसाफ करना है। भट्टी साहब इनके अंदर की बात खबर, ये जिन लोगों का आप जिस सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, दे आर रेडी टू कंप्रोमाइज few $100 billion कि हम कुछ आटे में नमक डाल देंगे, 5,000 में से हमको 200, 250, 300 ले, ये बातें इनके अंदर हो रही हैं। अच्छा आपने पूछा अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, गंदुम का तो मुझे पता है जिम्मेदार कौन है, और ये आपकी हुकूमत को वो वाकई फ्रंटमैन ने खरीदा था गन्ना। ओ यार इसमें बड़ी लंबी कहानी। अच्छा सिर्फ ये बता दे, आईपीपी का नैब क्यों नहीं खोल रही? ये गंदुम का और चीनी का किया, अच्छा किया, आईपीपी की तरफ क्यों नहीं जा रही? जो अभी फिगर असेंबली में कौन बैठा है, कबीना में कौन बैठा है? यार नैब को तो छोड़ें, आपके 9 सीनियर तरीन ऑफिसर्स ने रिपोर्ट निकाल के आपके सामने रख दी है। आप फोरेंसिक ऑडिट करा के देखें इनको ओवर पेमेंट कितनी हुई है, ये बताएं भट्टी साहब कि ये इनपुट जो है इसमें वारदात कौन कर रहा था? मुझे आपने शुरू में मुआहदे खोले सारे अवाम के सामने रखे, जो उन्होंने भी खोले थे और जो इन्होंने भी किए, शहबाज शरीफ और के सामने ये कह रहे हैं कि करें। आपने कहा था ना 5,000 अरब का आपने जिक्र किया था, पाकिस्तान का जो टोटल लोन है ना उसका हाफ बनता है, ये $50 बिलियन नहीं यार 50 बिलियन ना करें, 160 गया ना, ये कम से कम 33-35 अच्छा खासा पैसा है। 35% जो आपका फॉरेन लोन सारा उसका सिर्फ एक सेक्टर से निकलता है। अच्छा और आपके ठेके बिकते हैं, आपके स्कूल बिकते हैं, आपके डेवलपमेंट काम बिकते हैं, आखिर कभी तो रोकना है इनको। हम कह रहे हैं आज ही रोक ले। अब मैं गुजारिश है, इतने कंफ्यूज है, 5 बजे तक दुकानें बंद होंगी, 8 बजे तक होंगी, 10 बजे तक होंगी, भाई एक फैसला कर गुजरो, एक फैसला कर गुजरो। ब्रेक पे जा रहे हैं हम, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अब खास तौर पर हम इसी हवाले जो आटे का स्कैंडल है, चीनी का स्कैंडल है, आईपीपी का स्कैंडल है, क्या इससे कोई मीनिंगफुल नतीजा इसका निकलेगा? क्या हम नेट कर सकेंगे उन लोगों को, और हम जो है ये पैसे रिकवर करके अवाम उसकी फलाह पे खर्च कर सकेंगे? इमरान खान के पास क्या ऑप्शन हैं, आपको डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये तो हम बात कर रहे थे कि खान साहब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर इनको पकड़ ले तो मैं समझता हूँ एक नई सियासी ज़िंदगी भी उनको और उनकी पार्टी को मिल सकती है। मगर इसके साथ कुछ और वाक़यात भी आज अहम बातें हुई हैं। आज प्रेसिडेंट साहब के साथ मुलाकात की है PM साहब ने भी, और जनाब DG ISI आल्सो कॉल्ड ऑन दी वर्दी प्रेसिडेंट। तो भट्टी साहब वहाँ क्या ये ज़ाहिर है ये कोरोना की गुफ्तगू हो रही होगी? देखें, जब भी किसी अहम शख्सियात की गुफ्तगू होती है, अहम टॉपिक पे होती है। मेरी इतला चंद रोज़ कबल भारत दरिंदा सख्त मोदी ने एक चाल चली थी, कोरोना वायरस के चक्कर में कोई ऐसी शरारत करे और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम उठाए। पिछले काफ़ी अरसे से हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसको फोकस कर रही है कि खुदा ना खास्ता कोई वो ऐसा काम ना करे और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे ना लगाए। इस सिलसिले में मेरी इतला के मुताबिक आर्मी चीफ मोहतरम कमर जवेद बाजवा और मोहतरम इमरान खान साहब की भी मुलाकातें हुई हैं कि भारत इस वक्त इन हालात से कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है, और ख़ुसूसन ये गुफ्तगू हुई कि वहाँ जो इस्लाम फोबिया का है, मुसलमानों को किस तरह सेव किया जाए, उन दुनिया में किस तरह अपना उजागर किया जाए। चंद रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर ने इस सिलसिले में अपना एक ट्वीट किया था। ताहम इसमें आज एक गुफ्तगू जो हुई वो सियासी भी हुई, वो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर और यकीनी बात है अंदरूनी भी कुछ मामला हैं उसमें हुई, लेकिन असल टॉपिक था कि भारत जो शरारतें करना चाह रहा है। भट्टी साहब छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मली सदर वजीर आजम के साथ आईए चीफ नहीं मिलते, ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं? नहीं, ये देखें अमूमन आर्मी DG ISI ना एक बहुत बड़ी पोस्ट है। आपको अंदाज़ा नहीं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ कहाँ कहाँ साजिशें होती हैं, उन्हें फोकस करना और अंदरूनी पाकिस्तान।
हो सकता है कि ऐसे हालात में कोई इमरजेंसी उन्हें डिस्कशन करनी पड़ी हो तो आगे हो अच्छा। तो आगे प्रेसिडेंट साहब भी साथ हों। ये बहरहाल कोई अच्छा, इस पे अगले मौजू पे जाते हैं, फिर आपका कमेंट लेता हूँ। पहले ये शहबाज शरीफ साहब को दूसरी दफ़ा बुलाया है और इस दफ़ा खासी ज़बान भी इस तरह की थी कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, अगर आप दोबारा गैर हाज़िर 22 तारीख को होते हैं। पहले मैं आपको शेख रशीद साहब के एक शार्ट सुनवा दूँ कि उन्होंने क्या कहा है शहबाज शरीफ साहब के बारे में, फिर आपका कमेंट लेता हूँ। जी सुनाएं। मैंने दम किया तभी शहबाज शरीफ कल गिरफ्तारी से बच गया। अच्छा, आप जरा खान अबाई साहब को भी सुन लें, वो क्या कह रहे हैं, और उनका मुतालबा बहुत अच्छा है कि ये जो है, सुने क्या कह रहे हैं। आज जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है ये नालायकी है, ये बदनीयती है, ये हुकूमत की सोच की अक्कासी है, ये वो घटिया सोच है जो आज पाकिस्तान में हुक्मरान है। हम इसका मुकाबला करेंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के सामने, और हम चाहेंगे कि जो 22 तारीख को तफ्तीश करनी है वो कैमरा लगाकर पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि आप क्या तफ्तीश करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन से। जो सवाल शहबाज शरीफ से करते हैं वो चेयरमैन नैब भी जवाब दे दे, इमरान खान भी दे दे, ये जो बाकी जो इनके ये चमचे बैठे हुए हैं, कोई ऐसे पीएम बना हुआ है, एक फौज है इस मुल्क में, वो भी जवाब दे दें कि उनके असासे कहाँ हैं, उनकी इनकम क्या है, उनके एक्सपेंडिचर क्या है, उनके पास, उनके वालिद के पास क्या था। बड़ी साहब, वैसे मेरी राय तो इतनी है, ये तो चेयरमैन नैब का काम नहीं है, एक SHO और एक हवालदार का काम है। खुदा की कसम सारा आपके टेबल के सामने रख देंगे। बहरहाल दैट इज बिसाइड द पॉइंट। शाहिद खान अब्बासी साहब बड़ी सुलझी हुई और अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मैंने आज महसूस किया। उन्होंने कहा उन कैमरा होना चाहिए। हाँ नहीं, वो जो पहले थे कैमरे, थोड़ा सा मुझे बोलने का हुक्म दे देंगे तो मैं अदा करूंगा। बताएं। इन्होंने जब जरदारी साहब को पकड़ा था, आसफ अली जरदारी को जुबान काटी थी और कैमरा तफ्तीश करवाई थी इन्होंने, मुस्लिम लीग नून ने। वो जो राना मकबूल साहब के जमाने के बाद जरदारी जो मुल्क के सदर रहे हैं, बेनजीर के शोहर हैं, उनकी जब जुबान काटवाई थी उस वक्त ऑन कैमरा थी क्या उसकी शाहिद हकान अब्बासी साहब, ये मुझे लगता है हर एक केस को ना, वो जो जज जिसकी फुटेज बनवाई थी इन्होंने, मलक अरशद को मिला था, मलक अरशद जैसे केस समझते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रही। आप वजीर साहब, आपने खबर दी थी, मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने खबर याद दी थी कि अगर वो जो कैमरे में अंदर बात करते थे और बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अगर वो अंदर के कैमरे वाली वीडियोस बाहर आ जाएं कि अंदर ये क्या जवाब देते थे सवालों का और बाहर क्या कहते थे, तो मैं तो कहता हूँ सारा बाहर ले आए। अच्छा देखने, आपने अब कमजोर रिपोर्टर की भी बात कर दी। अभी आप कह रहे थे कि उनके बारे में किसी ने कॉलम लिखा, उनको ऑफर हो रही थी। इसका मतलब है सामने आके एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, अब नीचे जाके पाँव पकड़ लेते हैं, अल्लाह का वास्ता एक मौका दे दो, तो इनके क्या क्रेडिबिलिटी। ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात करते हैं। जब ये लोगों को ये बताते हैं कि साड़ी गल होगी, जो एस्टैब्लिशमेंट का तो कोई काम नहीं है, काम असेंबली ने करना है, कि वो गोया उनको ये बदनाम किया इस मौके पे जान के एस्टैब्लिशमेंट फिर सियासत में इंटरफेरेंस कर रही है। भट्टी साहब, इस देखे ना, एक एंगल पे आपने बात की, दूसरा एंगल पता है मैच जबरदस्त है। एक साहब हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, वजीर रेलवे, वो भी ऑन कैमरा थे, वो ऑन कैमरा फरमा रहे हैं कि मैंने दम किया, चाहे मजाक कर रहे हैं सीरियस बात, वो तो नैब को बता रहे हैं कि मैं पार्टी वो न्यूट्रल इदारा है, ये भी नामुनासिब है मेरे ख्याल में। तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को अपनी कबीना के इजलास में कहना चाहिए, नैब इशू पे अगर किसी को भी बुलाए तो कबीना के लोग ना बोले, नैब का काम नैब को करने दे, शफाफियत वो ना बोले, और कंट्रोवर्सी भी नहीं है। और जो अभी बात आप कर रहे हैं, अपोजिशन को नैब को बदनाम करने का मौका भी नहीं मिलेगा। साहब, जो एसेट बियॉन्ड मींस की बात है और कई अरब रुपए की बात है, और फिर ये कि गवर्नमेंट की गाड़ियों पे पैसा तरसील हो रहा था, 2 नंबर जो मनी लॉन्ड्रिंग मुबैना हो रही थी, ये इस दफा गिरफ्तारी का खदशा है। देखें, मैं गुजारिश करता हूँ, एक शहबाज साहब की गिरफ्तारी का खदशा है, एक और अहम तरीन शख्सियत की गिरफ्तारी का खदशा है। शहबाज शरीफ को इस दफ़ा बिला वजह नहीं मना रहे, उनको कुछ क्लू मिले हैं, कुछ नए क्लूज मिले हैं, नए क्लूज मिले हैं इसको अपना जिस पर काम किया जा रहा था नैब बहुत अरसा दराज से। अब एक आदमी जिसे वो बैरून मुल्क जा चुका था, वो पाकिस्तान आ गया है। अच्छा। और उसने जाके नैब के रूबरू कुछ ऐसे इंकशाफत किए हैं जिनका लिंक शरीफ बरादरान से मिलता है। कुछ सबूत दिए हैं, सबूत दिए हैं, यकीनी बात है। जब कोई लोग मिलके 1-2 काम वारदातें डालें
और एक हाथ आ जाएगा, वो कहेगा फिर मैं ये कोई 10 दफा हम सुन चुके हैं कि बड़े असल इस दफा शवाद मिले हैं, वो ज़रदारी के बारे में भी कहा गया था। मैं तो हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते ये बार बार पकड़ दकड़ की बजाय एक दफा अगर कोई सही मुल्ज़म है इन्वेस्टिगेशन करके पैसे तो निकलवा लें। आप मेरे से एग्री करेंगे, ये तासुर गलत जा रहा है कि बार बार आप अपोजिशन को बुला रहे हैं। आप परवेज खटक को भी सुबह बुला के बिठा ले, तो दूध का दूध पानी का पानी, जुल्फी बुखारी को भी बिठा ले, और जिनमें भी क्रॉस बोर्ड है, सही है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी हुकूमत की और इज्जत में इजाफा होगा और नैब के लिए और ज्यादा लोग कदर से देखेंगे। अच्छा ये भट्टी साहब ऐसा हुआ है क्या, हो रहा है कहीं पे ये जो मौलाना मौलाना फजलुर रहमान के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। आपसे मुराद मौजूदा हुकूमत, वो 20-25 सालों से उन्हें आदत थी इक़्तिदार का मजा लेने की। कश्मीर कमेटी जो उन्होंने डाली नहीं, हमेशा निकल उनकी जाती थी। जब आप उनको उनका हक नहीं देंगे, उनके आप फेडरलॉजी में उनको घर नहीं देंगे, सरकारी मराहत उनसे छीन लेंगे, फिर इतना तो उनका हक है ना। ऊपर से उनको किसी ने कहा था, मैं हाँ मौलाना साहब आपकी डील ठीक हुई थी, आपको किसी ने कहा था कि मार्च तक हुकूमत बदल जाएगी, लेकिन उनसे शिकवा करें, हमसे क्यों गिला करते हैं। तो भट्टी साहब फिर ये बताएं कि इस मुल्क के लिए असल कोरोना कौन है? असल कोरोना हर वो शख्स है, हर जिस इदारे में जिसने इस मुल्क का नजायज पैसा कमाया है, किसी भी दूसरे इंसान की हक तलफी की है। हाँ। वो पॉलिटिशियन है, जज है, जनरल है, साफी है, ताजर है, जो भी है, जिसने इस मुल्क के गरीब आवाम के नाम का पैसा नजायज लूटा है, इसको पकड़ेगा कौन ना? असल $1 मिलियन क्वेश्चन है, इनको पकड़ेगा तो नहीं पकड़ेगा तो इसी तरह बुरे हालात रहेंगे, गरीब गरीब से तर होता रहेगा, अमीर अमीर से तर थोड़ा सा भट्टी साहब कोई तरीका करो, मैंने गवर्नमेंट लेके आओ, मुझे तो ये लग रहा है। अच्छा मैनू वजारत दखा मेरा मूड बने। मौलाना साहब की गुफ्तगू का अक्स मुझे ये लग रहा है, मेरी एक गुजारिश है, मौलाना साहब ने धरना दिया जो सियासी हक था, मैं उनको उसके खिलाफ नहीं हूँ, उस पर आपको पता है कितना पैसा लगा था और उसके इन्वेस्टर कौन कौन थे? मौलाना साहब आप बताएं, आप भी एक सियासी जमात के सरबराह हैं, आपने कोरोना वायरस के मुतासरीन और उनकी फैमिली के लिए कितने राशन तकसीम किए? आपने 50 करोड़ से ज़्यादा उधर लग गया धरने में। लगाना आपका हक है, हम नहीं कहते गलत लगाए। आप भी तो, आपके भी तो उधर वोटर होंगे ना, केपीके में, पूरे पाकिस्तान में आपके वोटर हैं। आपने कितने लोगों के जाके घर राशन पहुंचाया? बीइंग मौलाना साहब का भी जमात का हेड हक है ना, मेरा भी हक है कि मैं भी अपने भाइयों का ख्याल रखूं। इस माशरे में मैं देख रहा हूं इकोनॉमी की कोई बात नहीं कर रहा, जो इकोनॉमी ब्रेक है, जो कोरोना इकोनॉमी ब्रेक पे हम जा रहे हैं और वापस आएंगे, तो ये देखिए ये भी गलत है, कहीं भी नहीं होना चाहिए ये कि आप एक कोरोना को किसी एक कम्युनिटी से या एक मजहब से जो है वो लिंक करें। ये आके देखेंगे इंडिया में क्या हो रहा है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब मैं आता हूँ, ये जो आरएसएस के हवाले से ये एक विलिफिकेशन कैंपेन चल रही है इंडिया में, और लेकिन इससे पहले मैं ये ज़रा एक सवाल आ रहा है और बार लोग पूछ भी रहे हैं कि ये जो मरियम साहिबा का कोई रोल आप दोबारा देख रहे हैं? खामोशी तो तारी है अभी तक। नहीं, मरियम साहिबा की कुछ हरकतों की वजह से, कुछ वायलेशन की वजह से, जब उन्हें पता चला कि उनके चचा के मरासम गुफ्तगू हो रही है, उन्होंने कुछ गड़बड़स की और उसका नतीजा बाकी खबरों के बाद बस। अच्छा ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ये जो अपनी गुफ्तगू और उनके जो दोस्त यानी मीडिया में हैं, वो जो आ रही है बातें, गारंटी दे रहा हूँ शहबाज शरीफ के साथ मुकम्मल डील नहीं हुई, गुफ्तगू 1.5 साल से चल रही है। एंगेजमेंट ABCD प्लान चलते रहते हैं। दूसरी बात, शहबाज शरीफ के इक़्तिदार में सबसे बड़ी रुकावट मोहतरमा मरियम नवाज साहबा है। इससे आगे गुफ्तगू नहीं करूँगा, नहीं तो मरियम नवाज साहबा को हमारे प्रोड्यूसर सब सवाल भेज देते हैं 3, उनसे जवाब ले लें। ये एक हल निकलता है फैमिली चपकलश है। इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब का चांस एक ही सूरत में है कि वो कुल्ली तौर पर अलहदगी इख्तियार कर लें नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ के बयानिए से, क्योंकि मरियम नवाज साहबा पिछले हफ्ते भी अपना एक निजी महफिल में पुराने बयानिए को ज्यादा सख्त अल्फाजों से इस्तेमाल किया उन्होंने। तो मैं भी एक बयानिया दे दूं। मेरा ख्याल अगर शहबाज ने वो बयानिया छोड़ा तो शहबाज भी गया, फिर नून खत्म हो जाएगी। ये मेरी राय है। खत्म नहीं होती, फौत हुआ, कितना अरसा हुआ, सियासी जमातें इस तरह खत्म नहीं होती जब आपकी हुकूमतें। भट्टी साहब जब आप ये खबर लगवाना शुरू कर दें कि जी हमारी कुछ अहम लोगों से बात हो गई है,
या तो ये होना कि यार बताओ, असेंबली में हम जोड़ तोड़ कर रहे हैं, पाँव जोड़े आपने, हाथ जोड़े हैं कि अल्लाह का वास्ता है हमसे लूटा हुआ माल ना लो, बस ये ट्विस्ट कर रहे हैं। हुकूमत कहां से आ गई? बात वो तो हो डील हर बंदा करने की कोशिश करता है, जो जेल में फंसा हो। कह दिए पैसे नहीं लेने वापस, मान गए वो। पैसे कितने आए आज तक वापस? तो मैंने ले तो पैसे। बस ठीक है, बस इतना ही काफी है। क्या क्या भट्टी साहब? वो कह रहे हैं कि जी मान गया। मैं क्या, मुझे नहीं मैंने पता, कहा अगर वो मुझे इतना कहते हैं पता हमने है, पैसे मारे पैसा ना ले, कोई तो उनसे वापस लेने नहीं चाहिए आया। पैसे, मुझे इस पे तो इतना वो- पता है, पैसा पाकिस्तान के खजाने में जो टॉप लीडरशिप पकड़ी गई है उनसे ना आईपीपी से आना है, क्योंकि आईपीपी वाले बंदों ने कल रात इस्लामाबाद एक आदमी को कहा है कि हमने इलेक्शन पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है, ये आईपीपी का केस नैब के पास नहीं जाना चाहिए। मलिक साहब एक अब सवाल आ- मैं देखा, मुझे मरवाते हैं आप। मलिक साहब जान मलिक के साहब मरवा लो, लो, देते हैं। सबसे मलिक साहब, बड़ी खबर आ गई सब है। सवाल सुनो। आईपीपी यार मेरे हाँ जी, सब सवाल हाँ। सुन ले। इसका मतलब है कि जब तक ये इलेक्शनों में काला धन शामिल चलता रहेगा 2 नंबर, तो कुछ बेहतरी तो नहीं होगी। काजी साहब, मैं इस प्रोग्राम में को 10 दफ़ा कह चुका हूँ, अगर पाकिस्तान के रियासती इदारों ने, हुकूमत ने, हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने IPPs का गिरेबान ना पकड़ा तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ये मैं समझता हूँ इस साल की मलिक सबसे साहब, बुरी खबर है, मैं सबसे बुरी खबर आपने आपको सुनाई है। चैलेंज करता हूं, कल रात आईपीपी से बरात याफ्ता अरबों रुपए की अहम तरीन शख्सियत से बात हुई। उन्होंने कहा एक ही कंडीशन है, आप नैब को ऑर्डर करें, आईपीपी की तरफ नहीं देखना। कल रात तक ये फैसला है। दुनिया- और फिर मैं उस शख्सियत का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका सोशल मीडिया बहुत मजबूत है, मैं फकीर आदमी अच्छा हूं। भट्टी साहब, तो इस तरह क्यों ना करें कि एक 4 5 6 तो खानदान 25 को आईपीपी खरबों रुपया कहा गया मैं है आपको क्योंकि नैब ने 3 दिन पहले इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी और रोका गया है। भट्टी साहब, पूरी दुनिया देखे 13 साल किसने में रोका है? इस 5000। वक्त जो इक्तदार में है, इक्तदार में कौन कौन है, जरा बेनिफिशियरी देख लें कौन कौन है, आपको उनके नाम नहीं नजर भट्टी आ साहब, लास्ट क्वेश्चन, 25 अप्रैल को भी चीनी आटे का क्या बनेगा, वो रिपोर्ट का क्या चीनी बनेगा? आटे का मेरा ख्याल है फिलहाल रिपोर्ट लेट हो उन्होंने जाएगी। नहीं कोई इलेक्शन में हिस्सा डाला। कहेगा क्योंकि गंदुम वाले को बचाना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद की अहम शख्सियत, उन्होंने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया उनके होगा। गले में तो रसा फिट आ अच्छा गया। आखिरी मिनट रह गया है, आखिरी मिनट रह गया है। वो- ये जो भट्टी साहब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एक खास तबका है, मैं मेजॉरिटी में नहीं कहता, इंडिया के लोग जो हैं उन्होंने 60% लोगों ने तो मोदी के खिलाफ वोट डाला है, लेकिन ये कुछ एक लिमिटेड माइनॉरिटी है जो 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 जी मुसलमान इकट्ठे होते हैं, नमाज पढ़ते हैं या उधर 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 वो चला रहे हैं। ये तो मोदी एक दहशतगर्द था, दहशतगर्द है। दुआ करो वो इक़्तिदार में रहे। भारत के जवाल की वजह वो बनेगी जो नफरत का बीज भारत में मोदी बेच रहा है, खुद ही अपने गुरुद्वारों पर हमला करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हकायक आते हैं तो एक्सपोज हो रहा है। जिस तरह उसे इस्लाम फोबिया हुआ है, ये भारत का नुकसान कर रहा है। अब बड्डी दुनिया साहब, जान चुकी है कि मोदी एक टेररिस्ट दुनिया है। 2000 इस वक्त दुनिया में वाहद एक जगह होगी जहाँ पे मुसलमानों के लिए अपना कोरोना के लिए डिफरेंट वार्ड है और हिंदुओं के लिए अलग है। और मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दूं, कश्मीर में 4000 कश्मीरियों के लिए एक डॉक्टर है और 9 कश्मीरियों के लिए एक सिपाही रखा है। ये दुनिया की तारीख में मेरा लिए इससे ज्यादा कोई बीमार रियासत नहीं आई, बीमार हुकूमत नहीं जो इंसानियत के नाम पे दबा। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ओपन जेल इन द वर्ल्ड, Certainly, उसके बाद गजा के बाद। भाई साहब, वो थोड़ा सा ये लाइन की अभी अपील अच्छा एक बात मैं और भी कर दूं भट्टी साहब, सारे सेक्टर्स के लोग नाज़रीन हमसे बात कर रहे हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री तो बिल्कुल बैठ गई, इसके साथ छोटे छोटे वर्कर्स थे जो काम करते थे और वो बिल्कुल उसके लिए कोई पैकेज होना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं और बेआसरा हो चुके हैं। खासतौर पर एयर टिकटिंग का काम है और छोटे जो मेहनत का जितना भी मेहनत कश है उनके लिए सब पे नजरसानी करनी वक्त चाहिए। खत्म हो गया नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। कल फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।